नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के लिए नागरिक शास्त्र विषय से अध्याय 4 चुनावी राजनीति पाठ का अध्ययन करेंगे। यह इस पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने चुनाव क्या है, चुनाव की आवश्यकता क्या है, चुनाव की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आदि पर चर्चा किए थे। आज के भाग में हम लोग निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, मतदान एवं मतगणना, चुनाव अभियान, चुनाव आयोग आदि पर चर्चा करेंगे। तो आज के पाठ में हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र किसको कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र अगर देखें तो जैसे अगर हम लोकसभा के लिए लें तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें से 543 सीटों के लिए हमारे सांसद चुन के जाते हैं, यानी कि पूरे देश के लोकसभा क्षेत्रों को 543 भागों में बांट दिया गया। यह परिसीमन जो है सो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है, यानी कि लोकसभा के लिए 543 क्षेत्रों के लिए चुनाव होता है, जिसमें से हमारे एक एक प्रतिनिधि अर्थात हमारे एक एक संसद सदस्य चुनकर जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बिहार विधानसभा को लें तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, यानी कि इसको 243 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया। 243 निर्वाचन क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से 243 विधायक हमारे चुन के बिहार विधानसभा के लिए जाते हैं और एक व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट करता है, यानी कि वह 243 में से किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट करेगा और वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजेगा। तो आप निर्वाचन क्षेत्र समझ गए होंगे। निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य है चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उसी तरह से विधानसभा में जो है सो उस राज्य विशेष को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जहां से चुन के उनके प्रतिनिधि जाते हैं। अगर विधानसभा के लिए जाते हैं तो वह विधायक कहलाते हैं, लोकसभा के लिए जाते हैं तो संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें हैं, यानी कि 40 सांसद बिहार से चुन के लोकसभा के लिए जाते हैं। इसी तरह विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग है। जैसे पूरे देश में 545 लोकसभा सीट है, जिसमें से 543 के लिए चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन चुन के जाते हैं। तो 543 में अब देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 25 चुन के जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2, असम से 14 सीट है, बिहार से आपका 40 सीट है, महाराष्ट्र से 48 सीट है। तो इस तरह से सीटों का विभाजन किया गया है। अब अगर हम एक लोकसभा क्षेत्र को लें तो जैसे बिहार के हम एक लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर को लेते हैं, तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कि कई विधानसभा क्षेत्रों को मिला के एक लोकसभा बना। जैसे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र लेते हैं तो उजियारपुर लोकसभा में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र आ गया, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र, मोरबा विधानसभा क्षेत्र, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र, मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र, विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र। तो इस तरह से कई विधानसभा क्षेत्रों को मिला के एक लोकसभा क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पर जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इससे एक एक विधायक चुन के जाते हैं
और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र हो गया, तो यहाँ से हमारे एक सांसद चुन के जाते हैं। और वर्तमान में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद श्री नित्यानंद राय हैं। तो इसी तरह से बिहार से 40 लोकसभा क्षेत्र है, तो 40 सांसद बिहार से चुन के जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसको कहते हैं? तो आरक्षित से तात्पर्य सीट जो है सो किसी के लिए आरक्षित कर दिया गया, वहां से कोई किसी खास विशेष के लोग, यानी कि किसी हमारे प्रतिनिधि वहां से जो चुन के जाते हैं उनके लिए सीट आरक्षित होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान रखा था कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया जाए, जिससे वह भी चुन के लोकसभा एवं विधानसभा में जा सके। तो कुछ सीटें जो है सो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित है। वहां से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही खड़ा होंगे, दूसरा व्यक्ति उस क्षेत्र से खड़ा नहीं होगा। और वहां से जो चुन के जाएंगे वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग ही होंगे, यानी कि उस क्षेत्र से जो सांसद होंगे वह अनुसूचित जाति या जनजाति के होंगे। इस सीट को आरक्षित सीट कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्ग, कमजोर समूह के लोग जिनका लोकसभा एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको भी प्रतिनिधित्व मिल सके, उनकी आवाज़ों को वहां तक पहुंचा सके, जिसके लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है। अगर पूछता है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, यानी कि अनुसूचित जाति के 84 सीटें, जहां से 84 सांसद वहां चुन के जाएंगे। और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 47 सीटें। अगर बिहार विधानसभा में हम देखें तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, उसमें अनुसूचित जाति के लिए 39 सीट आरक्षित की गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। अब यह जो है कमजोर समूह के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनेक राज्यों में अब पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों में भी की गई है। और बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को कमजोर समूह का हिस्सा मानते हुए उनके लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की गई है। इन आधी सीटों में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। तो ये हो गया आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं मतदाता सूची, यानी कि मतदाता सूची से क्या तात्पर्य है। मतदाता सूची किसको कहते हैं? तो मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची को मतदाता सूची अथवा वोटर लिस्ट कहते हैं। यानी कि जो मतदान देने के योग्य हैं और उनका नाम मतदाता सूची में अर्थात वोटर लिस्ट में दर्ज रहता है। हमारे देश में जो है सो 18 वर्ष और उससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। यानी कि जिनके उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है वो उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाता है, यानी कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाते हैं। उसके पश्चात उन्हें एक मतदाता पहचान पत्र दिया जाता है, जिसके आधार पर वह वोट गिराने के लिए जाते हैं। यानी कि मतदाता सूची में जिनका नाम है वही जो है सो वोट गिरा सकते हैं। तो वोट गिराने के लिए मतदाता सूची में नाम का
होना आवश्यक है। जब मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता है तो व्यक्ति को, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उनको फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी का मताधिकार का प्रयोग न कर ले, इसलिए जो है सो फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाता है और उस कार्ड को दिखा के वह जो है सो बूथ पर अपना वोट दे सकते हैं। इसके अलावा मान लिया मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा पहचान के तौर पर अन्य पहचानों को भी वैध माना जाता है, जैसे राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो इसके आधार पर भी अगर मतदाता सूची में नाम है तो मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रक्रिया है उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि सांसद, विधायक आदि बनने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन कराना पड़ता है। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उस अधिसूचना के पश्चात उम्मीदवार नामांकन कराते हैं, यानी कि अपना नामांकन दर्ज कराते हैं। उसी के आधार पर जो है सो वोटिंग होती है। तो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। लोकसभा अथवा विधानसभा के नामांकन भरने के लिए व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष से कम उम्र के लोग लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र लोकसभा एवं विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, उससे ऊपर के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन कराना पड़ता है। नामांकन के लिए कुछ योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को अगर वह धारण करते हैं तो वह चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हैं, यानी कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाती है और अपना चिन्ह एवं समर्थन देते हैं। अगर जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि टिकट मिला, यानी कि पार्टी के द्वारा, दल के द्वारा टिकट प्रदान किया जाता है और इस टिकट पर और उस पार्टी के चिन्ह पर लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर किसी पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है तो लोग निर्दलीय भी, यानी कि बिना किसी पार्टी से संबंध होके चुनाव लड़ सकते हैं और उनको भी नामांकन कराना पड़ता है, नॉमिनेशन कराना पड़ता है। उसके बाद है उम्मीदवारों के नामांकन के पश्चात जो है सो चुनाव अभियान, यानी कि जब लोग नामांकन करा लेते हैं तो पार्टी के स्तर पर भी और उम्मीदवार के स्तर पर भी चुनाव अभियान चलाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं, क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में बताते हैं। पार्टियां जो है सो अपना घोषणा पत्र जारी करती है, उस घोषणा पत्र में यह बताती है कि हम ये काम करेंगे, ये काम प्रमुखता के साथ करेंगे। तो जनता को वह अपने विचारों, अपनी नीतियों को बताते हैं जिससे जनता उनको वोट दे सके। इसके लिए वह अनेक तरह की नारे भी चुनाव के समय बनाते हैं, यानी कि विभिन्न पार्टियों के द्वारा विभिन्न तरह के नारे दिए जाते हैं जिससे जनता उनकी ओर आकर्षित हो, यानी कि वोटर उनकी ओर आकर्षित हो और उनको वोट दे सकें। जैसे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण नारों को देखेंगे तो 1971 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। उसी तरह 1977 में जनता पार्टी के द्वारा नारा दिया गया था लोकतंत्र बचाओ का। 2000 में झारखंड से नारा आया था झारखंड बचाओ का। उसी तरह आंध्र प्रदेश से तेलुगु स्वाभिमान का। तो तरह तरह के नारे चुनाव के समय पार्टियों के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि पार्टी या उम्मीदवार के लिए कुछ बंदिशें होती है, वह
उसको पालन करना पड़ता है, यानी कि चुनाव अभियान के दौरान बहुत सारे कार्य पर उनको रोक रहता है, ये नहीं कर सकते। यानी कि आदर्श आचार संहिता यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लागू की जाती है उनको पालन करना पड़ता है और उसके अनुसार उनको चुनाव में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। चुनाव के दौरान जो है सो मतदाता या पार्टियों के द्वारा किसी प्रकार का मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना आदि वर्जित है, यानी कि इस तरह का काम वह नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म अथवा धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान अथवा सरकारी कर्मियों को चुनाव में उपभोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव की अधिसूचना के बाद सरकार के द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास अथवा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं मतदान, यानी कि जब नामांकन हो जाता है, यानी उम्मीदवार नामांकन करा लेते हैं, उम्मीदवार वोट में खड़ा हो जाते हैं, तो उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदान की निश्चित तिथि की तय की जाती है और उस तिथि को मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है, जिसे मतदान कहते हैं। यानी कि मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वह तय तिथि को, यानी कि जिस तिथि को चुनाव आयोग तय करती है उस तिथि को वह वोट देते हैं, जिसे वोट देना कहा जाता है। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालते हैं। मतदान के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित तिथि को जब वोट हो जाता है तो निश्चित तिथि को वोटों की गिनती होती है और सबसे ज़्यादा मत पाने वाले को विजयी घोषित किया जाता है। अब चुनाव किस तरह से निष्पक्ष हो एवं स्वतंत्र हो, तो इसके लिए संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा जो चुनाव प्रक्रिया को देखरेख करेगी, यानी कि उसी के दिशा निर्देश में चुनाव होगा। चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग का व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन नियुक्ति के बाद वह राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, यानी कि वह स्वतंत्र होता है। तो भारत में चुनाव आयोग को बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाया गया है और यह जो चुनाव आयोग है चुनाव से संबंधित सारी गतिविधियों पर कार्य करती है और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से हो उसके लिए यह कार्य करती है। चुनाव आयोग को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव आयोग या की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन करती है। आदर्श आचार संहिता लागू कराती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं। तो इस प्रकार जो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराती है। अब हम लोग अगले दिन इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। तो इस में हम लोग भाग 3 में इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हल करेंगे। धन्यवाद।